तुम्हारे फोन में ये किसका मैसेज है? अगर मैं किसी लड़के के साथ ऐसी बात करूं तो? मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले जाओ। दुनिया मुझे तुम्हारी दूसरी बीवी कहती है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है खुद पर। हमें कुछ और सोचना होगा। दीदी आपकी चाय। दीदी! रानी, हाँ? Oh my God! रानी! लेकिन जब जिंदगी खुशनुमा एहसास हो तो मौत का ख्याल हमसे कोसों दूर होता है। रानी तुम्हारे तुमने पापा पुकारा और हम चले आए। कहाँ थे आप? कब से फोन लगा रही हूँ। और तुम्हें फोन की पड़ी है? जानती हो मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? बारात में आई लड़के ने मुझे घेर लिया और रानी का फादर नहीं, बड़ा भाई ट्रीट कर रही थी। अरे घेर लिया मुझे। पापा मेरे आइडल थे, खुश मिजाज, ईमानदार और सबसे बड़ी बात मेरी माँ के प्रति वफादार। इसलिए जब मेरी शादी मनोज के साथ होने वाली थी, मैं भी यही प्रार्थना कर रही थी कि मनोज बिल्कुल मेरे पापा जैसा हो। मनोज, तुम्हारे फोन में ये किसका मैसेज है? कौन है ये लड़की? और तुम्हारे साथ इनडायरेक्टली सोने की बात कर रही है? और तुम? अरे रानी, तुम गलत सोच रही हो। देखो वो सिर्फ मेरी दोस्त है और दोस्तों में ऐसा मजाक चलता रहता है, आजकल जमाने में कॉमन है। तुम जानती नहीं हो। अगर मैं किसी लड़के के साथ ऐसी बात करूं तो? रानी, क्या बोली तू? तू मेरी बीवी है। हाथ में लेके बोला कर। कुछ मर्द ऐसे ही होते हैं। उनकी मर्दानगी पे तब चोट पहुंचती है जब उनकी बीवी उन्हें ऐसे आईना दिखाती है। पर कैसे बनता, उसे अपनी अय्याशियों से फुर्सत ही कहाँ थी। और इसी दौरान मेरे पापा भी गुजर गए। जिंदगी की धूप छांव में शादी के 10 साल निकल गए, लेकिन अब इस रिश्ते में ऐसा पड़ाव आया जिसने इस रिश्ते की दिशा ही बदल दी। हाय। हेलो। अजनबी जब अच्छा लगने लगे तो उसे अपना परिचय दे देना चाहिए। हाय, आई एम मनोज। जूही, हाय। आप मैरिड है ना? नो, क्यों? मैंने अभी आपको एक लेडी और बच्चे के साथ देखा था। अच्छा वो मेरी भाभी है और बच्चा मेरा भतीजा है। मैं इसका चाचा हूँ। चाचा? क्या चाहो तो डीएनए टेस्ट करके दिखा दूं? अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं। भैया के डेथ के बाद भाभी और यश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। लेकिन मेरी भाभी बहुत ही सेल्फिश है। उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी हुई तो मेरी बेबी उससे सब कुछ हड़प लेगी। इसीलिए उन्हें मेरा किसी भी लड़की से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इससे पहले कि तुम्हारी भाभी हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, मैं तुम्हें प्रपोज करने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सो विल यू मैरी मी? वैसे भी 4 दिन बाद मैं अपने घर वापस जा रही हूँ मुंबई, और ये 4 दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से गुजारेंगे, और इसी बहाने मेरा जयपुर घूमना भी हो जाएगा। बस जूही, इन 4 दिनों में न फोन न ऑफिस, सिर्फ मैं और तुम। रानी उन खुशहाल बेटियों में से एक थी जो अपने प्यारे पापा की छवि अपने पति में देखने की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन रानी की शादीशुदा जिंदगी की हकीकत उसके सपनों से बिल्कुल विपरीत थी। बेटी से बहू, बीवी और मां बनने तक एक औरत जो अपनी जिंदगी में बदलाव देखती है,
वो पुरुषों की जिंदगी के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौती भरे होते हैं। ऐसे में अगर औरत को अपने जीवन साथी का सच्चा प्यार ना मिले तो उसकी जिंदगी कोरे संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं रह जाती। और जब पति मनोज जैसा विश्वासघाती हो तो एक स्वाभिमानी औरत अपने आप को ऐसे मझधार में खड़ा पाती है जहां से लौटकर अपने मायके जाना भी उसके लिए आसान नहीं होता और पति के साथ रहना भी। मनोज, चाय रेडी है। गुड मॉर्निंग। चाय नहीं पीऊंगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनो, रात को लेट आऊंगा आज, ठीक है? बाय। मनोज, क्या चल रहा है ये सब? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ? और तुम एक बच्चे के बाप होकर इस बाजारू लड़की के साथ? वो मेरी भाभी है और बच्चा मेरा भतीजा है। मैं उसका चाचा हूँ। रानी, तमाशा मत करो, ये हमारा घर नहीं है। चलो चलो। तमाशा? तमाशा तो तुमने बना दिया मेरी जिंदगी का। और तू अगर मेरे पति के आसपास नजर भी आई ना तो जेल में भिजवा दूंगी। सोच नहीं पाएगी क्या करूंगी तेरे साथ। रानी, हटो तुम। रानी, जी मेरी बात सुनो। जी सुनो मेरी बात। जी सुन मेरी बात सुनो। इस औरत ने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। मैं इससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अच्छा, तुमने मुझे समझ के रखा है? हाँ, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे शादी करूं तो अगली बार मुझसे तभी मिलना जब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका। जूही, 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 मत जा प्लीज। जूही, रानी, जूही पे हाथ उड़ेगी तू? मुझे पीट के उसने उन थप्पड़ों का बदला लिया जो मैंने अपनी सौत पे बरसाए। मनोज ने बता दिया कि उसकी नजर में मेरी औकात क्या थी। रानी जैसी न जाने कितनी औरतें रोजाना घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और घर की चार दीवारी के अंदर होने वाले इस अपराध की ज्यादातर पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करवाई जाती। रानी ने जब अपनी आप बीती अपने मायके में बताकर उनसे सहारे की उम्मीद की तो उसे यही शिक्षा मिली कि पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते रहते हैं। घर की बातें अगर घर के अंदर ही सुलझ जाएं तो इसी में औरत की भलाई है। मिल के बताऊंगा ना तुम्हें। और मिलो तो सही। अच्छा, फोन करते हो। मेरा चैंपियन बेटा। चैंपियन बेटा कैसा है? ठीक हूँ। ठीक है, चल मुझे से। ये एक माँ की हार थी, बीवी की भी हार थी, लेकिन उससे भी बढ़ के एक औरत की हार थी। ट्रस्ट मी जूही, मैं खुद इस औरत से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती नहीं ये कितनी खतरनाक और चालाक औरत है। मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए सॉल्यूशन निकाल के रखूँगा। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थैंक यू। फोन कर। जासूसी कर रही हो मेरी? जासूसी नहीं कर रही, तुम्हारी हालत को अपने हालात के साथ जोड़ के देख रही हूँ। तुम जूही के तलवे चाट रहे हो और मैं औकात में लेके बात कर। तुम्हारी औकात तो मेरी औकात से ही बदतर है। कहावत सुनी है तुमने? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तू मुझे कुत्ता बोलेगी? बता दो, रुक। क्या बोले तू? मुझे कुत्ता बोलेगी? दिखाता हूं मैं तेरी औकात। क्या बोले तूने? रानी, रानी को होश आ गया। मामा, मैंने कहा था ना रानी को होश आ जाएगा। आज आ गया होश। देखो मामा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ,
तुम जल्दी से रिकवर हो जाओगी। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती मैं और कंचन तेरे साथ ही रहेंगे। हाँ भाभी, आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। अरे ना भाभी एक्सीडेंट की वजह से आपकी कमर पैरालाइज्ड हो गई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना आपकी देखभाल करने के लिए। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी तरह के साथ जान मुझे नहीं चाहिए। जाओ तुम लोग, जाओ। पुलिस आई है। पुलिस? हाँ पुलिस। रानी, बेटा रानी, बेटा बाहर पुलिस आ गई है, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को कुछ मत कहना। प्लीज भाभी, देखो हमारे बारे में ना सही, यश के बारे में तो सोचो। अजय प्लीज बयान लेना। ये सब कैसे हुआ आपके साथ? बताइए, कौन है आपकी इस हालत का जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जी? मेरी लापरवाही के कारण हुआ। अंधेरा था, मुझे कुछ दिखा नहीं और सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया। सिर्फ एक एक्सीडेंट है, कोई जिम्मेदार नहीं है। पुलिस को अपने पति के जुल्मों का सच बताने की हिम्मत जुटाकर भी रानी ये सोचकर पीछे हट गई कि जब उसका शरीर साथ था तब उसे अपने मायके से सहारा नहीं मिला, तो अगर इस हाल में वो अकेली पड़ गई तो कैसे एक अपाहिज मां अपने बेटे का पालन पोषण करेगी। रानी अपने हालात से समझौता करने पर मजबूर थी, लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अब उसका पति नीचता की सारी हदें पार करने वाला था। रानी, घर आकर कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अच्छा ही लग रहा होगा, बहुत दिनों बाद घर आई तुम। यस, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। चिंता मत करो भाभी, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मम्मी दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं बेटा। कंचन, मुझे बाथरूम जाना है। कंचन, कंचन। मैं क्या इसकी गंदगी साफ करने के लिए पैदा हुई हूँ? वो जो बेटा उसने बिस्तर गंदा कर दिया ना, तो हमें ही साफ करना पड़ेगा। जा बेटा झेल ले कुछ देर और, जा। कंचन, झेल ले बेटा और थोड़ा। क्या हुआ? बाथरूम। यश, आप ना सिर्फ अपनी स्टडी में ध्यान दो और किसी बात में ध्यान मत दो, ठीक है? आप फिक्र मत करो मम्मी, मैं पूरा ध्यान दूंगा। बहू, ये लो जूस पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। पी लो ना भाभी। हाँ मेरा मन नहीं दादी है। मैं पी लेता हूँ। वो बेटा, आप बाहर जाओ। ठीक है मम्मा। वो बहू, उसमें क्या बर्फ थी, तो वो तबीयत खराब हो सकती थी बच्चे की। अगर आप लोगों की नफरत की वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? माँ भला आपसे नफरत क्यों करेंगी? कंचन, मेरे साथ झूठा दिखावा मत करो। अगर आप लोग मुझे मारना चाहते हो ना, तो ला दो जहर, खुशी खुशी पी लूंगी, लेकिन ये दिखावा मत करो। पहले पति नहीं चाहता था कि मैं जिंदा रहूं, अब सास और नदद भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं अब तक जिंदा थी। शायद इसमें भी मनोज की ही कोई चाल थी। इस रानी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब मैंने उसे डाइवोर्स मांगा तो वो अपना सर दीवारों में मारने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की और सीढ़ियों से गिर गई और पैरालाइज्ड हो गई। अब वो मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने उसे डाइवोर्स मांगा तो मुझे जेल भिजवा देगी। क्या हो रहा था? अपने आप को बहुत
स्मार्ट समझती है ना, तो तुम भी वैसा ही क्यों नहीं करते जैसा वो कर रही है? मतलब क्या? मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरी खुशी के लिए इतना कुछ सोच रही हो अमन, ये सब थैंक्स जूही। अब देखो, दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। रानी, ओ रानी क्या हुआ? रानी, रानी, ओ कुछ नहीं, संभल के, कुछ नहीं होगा रानी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मामा और कंचन तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखते लगता है आजकल। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी और यश की देखभाल के लिए अब उन पे डिपेंड नहीं रह सकते हम। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं जूही से शादी कर लूं। तुम्हारा जो भी जवाब हो वो सोच के बता दो मुझे। जिसे बिकाऊ बोल के मैंने गाली दी थी, अब वही मेरी सौत बन के मुझे बिकाऊ कहेगी। मैं हाँ करती या ना करती, होना तो यही था। आज पहली बार दिल से आह निकली कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी थी। दीदी, आज से आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैं इस घर में मनोज की बीवी जरूर बनकर आई हूँ, लेकिन इस घर की बहू हमेशा आप ही रहेंगी। छोड़ो ना, अभी नहीं, प्लीज थोड़ा सब्र करो। आओ, आओ, दीदी, दीदी, क्या जरूरत है दीदी खुद से उठने की? एक बार आवाज लगा दी होती। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए दीदी। मेरा मनोज की बीवी बनकर आना इस घर में आपको पसंद नहीं आ रहा ना? बट ट्रस्ट मी दीदी, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। ट्रस्ट मी। टेक केयर। हमारी खुशी पे नजर लगाने वाला जब हमारा नजरिया बदलने लगे, तब लगता है कि शायद हम कितना गलत सोचते थे उसके बारे में। जूही का बर्ताव देखकर कभी कभी मुझे ऐसा ही लगता था, पर क्या वो वाकई ही अच्छी थी? दीदी, दीदी, ओहो, और कितना पढ़ोगी? नीचे चल के आराम करते हैं, चले? नमस्ते। बुरा मत मानना दीदी, पर मनोज ने ये अच्छा नहीं किया। पहली बीबी रानी के होते हुए वो दूसरी शादी कर लाया। पता है आपकी मोहल्ले भर में कितनी बदनामी हो रही है। दुनिया चाहे जो भी कहे मौसी, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। रानी भाभी की देखभाल करने से मुझे तो मुक्ति मिली। अरे देखभाल ही करनी थी तो कोई नर्स ले आता। पहली बीबी के होते हुए दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? क्या बात है जूही? मैंने सुना तुमने दिव्या से कुछ नहीं कहा है? ना सब कुछ करने के बाद भी मुझे क्या मिला? दुनिया मुझे तुम्हारी दूसरी बीवी कहती है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है खुद पर। उस दिन मैंने उसे मर क्यों नहीं जाने दिया? किस दिन की बात कर रही तुम? तुम्हें नहीं पता, एक हफ्ते पहले जब घर में कोई नहीं था, मैंने अपने भाई को घर पर बुलाया था। वो छत पर बैठी थी। मैंने अपने भाई को कहा जाके गला दबा के मार दे, लेकिन उस दिन कंचन कॉलेज से जल्दी आ गई और मुझे मजबूरन उसे बचाना पड़ा। दीदी, दीदी, ओहो, और कितना पढ़ोगी? फिलहाल ऐसा करते हैं जूही,
रानी के लिए केयरटेकर हायर करके मैं तुम और यश कहीं और चले जाते हैं। ऐसा करने से भी मेरे ऊपर से कौन सा दूसरी बीवी कहलाने का था बढ़ जाएगा। हमें कुछ और सोचना होगा। दीदी आपकी चाय। दीदी रानी 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 अपनी जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर ही जी रही थी। उसकी हत्या ने उसकी मौत को महज एक औपचारिकता दी थी। यूं तो रानी का दम घोटने वाले कम नहीं थे, लेकिन फिर भी ये केस तब तक जिंदा था जब तक कातिल सबूत समेत पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके खुलासे इतना विचलित कर देते हैं कि उनका असर इंसान के जहन से ताउम्र निकल नहीं पाता। इस केस का खुलासा भी बेहद चौंका देने वाला था, जिसकी हकीकत को शायद वही महसूस कर सकता है जिसने रानी जैसी जिंदगियां बहुत करीब से देखी हों। जितने भी गहने कैश वगैरह गायब हुआ है इनसे पूछ के नोट करो। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम। ओके सर। मीना। यस सर। यहाँ के ट्रेसेस लो और जगह भी देखो। ये छत का दरवाजा आपने अभी खोला या हमेशा खुला रहता है? नहीं सर, छत का दरवाजा हम खुला छोड़ के ही सोते वेंटिलेशन के लिए। सर ये देखिए, ये बोतल इस फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। इस बोतल पर ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं। और सर ये देखिए, ये चाकू इस डाइनिंग टेबल पे इस स्टैंड के अंदर रखा हुआ था। इस पर ब्लड के ट्रेसेस हैं। ब्लड के सैंपल्स लो और जितनी भी चीज़ों पे ब्लड मिला है इन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दो। सर। और घर के सारे मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स लो और इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। ओके सर। सर मैंने रानी के पड़ोसियों से पूछताछ की और कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर हाँ कुछ दिन पहले उस कॉलोनी के एक घर में चोरी हुई थी। शायद ये काम उसी चोर का हो। भला किसी चोर को एक अपाहिज से क्या खतरा हो सकता है जो वो रानी की जान लेता? छत का दरवाजा जानबूझ के खुला छोड़ा गया ताकि रानी की हत्या को चोरी के साथ जोड़ के घर वालों पे शक ना किया जाए। रानी के ससुराल वालों को बुलाओ। मुझे लगता है ये काम बाहर वालों का नहीं, घर वालों का ही है। सर उस रात 11 बजे सो गया था मैं। मेरी आंख सुबह जूही की चीख से खुली जब उसने रानी की डेड बॉडी देखी थी। रानी का कमरा ठीक तुम्हारे बराबर वाला है। रानी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें उसकी चीख सुनाई नहीं थी? नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत गहरी नींद में था। रात को थोड़ी सी पी रखी थी सर मैं। सर मैं और मम्मी तो सुबह 8 बजे गांव वापस जाने वाले थे। हम खुद हैरान हैं, ऐसे अचानक से ये सब क्या हो गया। एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी के होते हुए भी तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी की, क्यों? सर मनोज ने ये शादी रानी की रजामंदी और कोर्ट की परमिशन लेके की थी। रानी को कोई एतराज नहीं था। सर हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो रानी भाभी को नुकसान पहुंचाए। ये काम जरूर किसी चोर का है। भाभी के कमरे से गहने और कैश भी गायब था। सर रात को एक बार करवट बदलते हुए मैंने हॉल में किसी की आहट सुनी थी। शायद वहाँ कोई था। कंचन अक्सर अपने रूम में पढ़ाई करती है, तो आई थॉट कि वो अपने लिए कॉफी बनाने के लिए नीचे आई होगी। उस वक्त रात के कितने बजे होंगे? 1:30। आप 11 बजे सोएंगे, रात को अचानक आपकी आंख खुली। आपको कैसे पता कि उस वक्त 1:30-2 बजे होंगे? क्योंकि सर कंचन ही है जो रात को लगभग 2 बजे तक पढ़ाई करती है। सर रानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रानी की हत्या रात के 1:30 से 2 बजे के बीच हुई है। और जूही ने भी रात के 1:30 से 2 बजे के बीच हॉल से आवाजें सुनी थी।
अब सवाल यह है कि वो वाकई अंदाजा लगा रही है या वो सच में जानती है कि रानी की हत्या 1:30 से 2 बजे के बीच में हुई। लेकिन सर उसका कहना था कि कंचन हॉल में आई थी और फ्रिज से मिली पानी की बोतल और चाकू पर जो फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं उससे उसका अंदाजा और पुख्ता होता है। ठीक है, लेके आओ इस कंचन को। सर मैंने भाभी को नहीं मारा, आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं मारा तो पानी की बोतल और चाकू पे तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? क्योंकि मैं रात को नीचे हॉल में आई थी, मैं अपने रूम में थी, मुझे प्यास लगी तो मैंने देखा रूम में पानी नहीं था, इसलिए मैं नीचे आई। सर जब मैं हॉल में आई तो वहाँ अंधेरा था, मैंने नाइफ डाइनिंग टेबल पे पड़ा देखा तो उसे उठा के नाइफ स्टैंड में रख दिया। फिर मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, पानी पिया और बोतल वापस फ्रिज में रख के चली गई। रानी के मर्डर के अगली सुबह तक उसके रूम की लाइट्स ऑन थी, मतलब रात को भी ऑन होंगी। हाँ सर, भाभी का रूम तो बंद था लेकिन मैंने नोटिस किया कि उनके कमरे की लाइट्स ऑन थी। दरअसल भाभी को रात रात भर बुक्स पढ़ने की आदत थी, मुझे लगा वो बुक पढ़ रही होंगी, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे इस बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, और इसका ये मतलब नहीं कि मैंने मर्डर किया है। सर मैं इनोसेंट हूँ, प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए सर। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के एविडेंस हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। मैंने अभी आपको बताया ना मेरे फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर कैसे आए। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माना कि कंचन प्रोफेशनल किलर नहीं, लेकिन इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि अपने फिंगरप्रिंट्स पानी की बोतल और उस चाकू पे छोड़ दे। लेकिन एक और बात मुझे खटक रही है, मनोज और जूही का कमरा रानी के बराबर में है। जूही को हॉल में कोई आहट सुनाई देती है, लेकिन हत्या के वक्त निकली रानी की चीख सुनाई नहीं देती। सर हो सकता है कंचन ने रानी का मुंह दबा के गला काटा। ये स्केच किसका है? सर ये उसी चोर का है जिसने रानी के मर्डर से पहले उस कॉलोनी के अंदर चोरी की थी। सर मैंने हॉल में सिर्फ किसी के आने की आहट सुनी थी, अगर रानी की चीख सुनी होती तो मैं और मनोज सबसे पहले बाहर आते। तो आपको लगता है कि कंचन ने रानी का गला काटने से पहले उसका मुंह इतनी जोर से दबाया कि उसकी चीख भी नहीं निकली? नहीं साहब, मेरी बेटी ने नहीं मारा रानी को, आप गलत सोच रहे हैं। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जूही से कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कंचन सच में इतनी क्रूअल और क्रिमिनल माइंडेड थी? आई डोंट नो सर, लेकिन रानी ने मुझे बताया था कि कंचन ने उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। जो ही तुम्हें पता है घर में तुम्हें सब पसंद करते हैं, और अब तो मैं भी पसंद करने लगी हूँ, इसलिए तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। कंचन ने एक बार तकिए से मुझे मारने की कोशिश की। कंचन, 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 क्या है? कितना दर्द हो रहा है मुझे, और तू है कि सुनती ही नहीं। बाथरूम ले चल। अब सुनना सुनाना सब बंद। कि तेरा भाई मेरी सौतन लेकर आ जाए, मुक्ति दे दे मुझे। सर कंचन के इस बिहेवियर से रानी बहुत परेशान थी। साहब ये झूठ है, मेरी बेटी ने कभी ऐसा नहीं किया। मनोज बोल दो, मनोज बोलता क्यों नहीं? तो आप अपनी बेटी को बचाने की कोशिश मत कीजिए। चाकू पर कंचन की उंगलियों के निशान थे। माना सबूत कंचन के खिलाफ है, लेकिन मनोज और जूही भी कम स्मार्ट नहीं है। रानी के साथ पहले भी एक जानलेवा हादसा हो चुका है, लेकिन रानी ने उसे एक्सीडेंट बताया। हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो, कुछ और हो, और रानी ने किसी के दबाव में आके झूठ बोला। एक काम करो। हाँ सर। रानी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करो, जरा पता तो चले कि रानी की मौत से घर के किस सदस्य को क्या फायदा होने वाला था। ओके सर। सर उस चोर का स्केच आइडेंटिफाई हो गया, उसका नाम भदर है, पहले भी चोरी के जुर्म में 6 साजा काट चुका है, 3 महीने पहले उसकी रिहाई हुई थी। विकास सर, अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो, भदर के ठिकाने का पता लगाओ, उसका जल्द अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सर रानी का 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है, जिसका नॉमिनी उसका पति मनोज है। विकास, पहली बार जब रानी के साथ जानलेवा हादसा हुआ तो घर पे कंचन नहीं मनोज था। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी हत्या की पहली कोशिश नाकाम होने के बाद मनोज ने भदर को रानी की हत्या के लिए हायर किया और जूही के साथ मिलकर कंचन को फंसाने की कोशिश की ताकि हमारा शक उस पर ना जाए? हो सकता है सर, और हाँ सर, हम जल्द से जल्द भदर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ में ये भी पता लगाते हैं कि मनोज और रानी का रिश्ता कैसा था। सर।
यश की मम्मी रानी बहुत परेशान रहती थी उसके पापा से, बहुत मारता पीटता था, बहुत दुखी रखता था उसको। प्रिंसिपल साहब, आप तो जानते हैं कि यश की मम्मी का कत्ल हो चुका है, लेकिन कुछ दिन पहले वो सीढ़ियों से गिर गई थी, जो हमें लगता है कोई हादसा नहीं था बल्कि किसी ने जानबूझकर उन्हें गिराया था। इन सभी घटनाओं की सही जानकारी हमें यश से मिल सकती है, इसीलिए मैं यश से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यश को बुलाता हूँ। बेटा, हम जानते हैं कि आपको आपके पापा भी अच्छे लगते हैं और मम्मी भी, लेकिन आप डरो मत, हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे। मम्मी ने मुझे बोला था कि वो बात मैं किसी को ना बताऊं। बेटा, हमारे साथ आपकी मम्मी की मम्मी भी है, आपका प्रॉमिस टूटेगा नहीं। उस रात जब मम्मी मुझे रूम में छोड़कर जैसे ही बाहर निकली, पापा उन पे चिल्लाने लगे, लेकिन जब मम्मी ठीक हो गई, पापा ने उन्हें कभी नहीं मारा। जब आपकी मम्मी भगवान के पास गई, उससे पहले आप उनसे मिले थे? हाँ, मैं रात को मम्मी से मिला था। मम्मी। यश, आप सोए नहीं अभी तक बेटा? आप भी तो नहीं सोई? मैं तो लेट सोती हूँ ना। आप जाओ और जाके सो जाओ। नहीं मम्मा, पहले आप सो जाओ। लेकिन सब तो सो गए, अब आपको बेड पे कौन लिटाएगा? मेरी टेंशन मत लो, तुम जाओ और जाके सो जाओ। मैं छोटी मम्मी को बुला लाऊं आपकी हेल्प के लिए? नहीं, मुझे जब नींद आएगी तो मैं खुद सो जाऊंगी। अब आप जाओ और जाके सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। सर, इस व्हील चेयर पर जो ब्लड ट्रेस हुआ है वो रानी के ब्लड से मैच करता है। इसका मतलब रानी का मर्डर व्हील चेयर पे किया गया, उसके बाद उसकी लाश को उठा के बेड पे रखा गया, और कंचन का रानी की डेड बॉडी को उठाकर बेड पे रखना पॉसिबल नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है, ओके सर। भदर का पता लग गया है, तो हमें फौरन चल के भदर को अरेस्ट करना चाहिए। मुझे अब भी लग रहा है कि मनोज ने भदर के जरिए ही रानी का मर्डर करवाया होगा। रुक! रुक! भदर, रुक! गौर से देख, गौर से देख इसे और बता, 15 मई की रात तू इसके घर गया था? हाँ साहब, गया था। तूने इसकी जान ली? हाँ साहब, मैंने मारा इसे, लेकिन साहब मैंने इसे अपनी मर्जी से नहीं मारा। तो फिर कौन था जिसने इसकी जान लेने के लिए बोला? तुम्हें जो चुराना है चुरा लो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी जान लेनी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चलाऊंगी, पकड़े जाओगे। मैडम, ये आप? अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो मार दो मुझे। मैं नहीं कर सकता मैडम। मैं जीना नहीं चाहती। नहीं मैडम। मुक्ति दे दो मुझे मारे बिना तुम नहीं जा सकते। मैडम, नहीं करती चोरी, जाने दीजिए मुझे। नहीं जा सकते, मार दो मुझे। जाने दीजिए मैडम, प्लीज। मार दो मुझे, मुक्ति दे दो मुझे। मैं वहाँ बस चोरी करने के लिए गया था, उसको डरा कर वहाँ से चोरी करके भागना चाहता था, लेकिन जब उसने मुझे उसका मर्डर करने के लिए कहा तो मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। साहब, मैंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ दिया। उसने मुझे मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने उसे। इनमें से हर एक ने कभी ना कभी किसी न किसी स्तर पर मर्दों की ज्यादती का सामना किया होगा। लड़का लोग चलो निकलो यहाँ से। मैडम, ये सब फाइल वाल रखो और गाड़ी में बैठो। बाबूजी गुम हुए हमरे, ढूंढना है उनको। चलिए गाड़ी में बैठिए, बाबूजी को ढूंढते हैं। पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाबूजी का घर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कानून का हुक्म चलता है और यहाँ काम करने का एक कायदा है। आपका कायदा कानून गया गन्ने के खेत में। हमारे बारे में जानते हैं, कुछ बताएं हम आपको। ठाकुर अंबरनाथ के सबसे छोटे बेटे शैलेंद्र सिंह हो ना, तो हम तो आपको पहचान गए, अब तुम भी जान लो। बकैती बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठकर अपनी रिपोर्ट लिखाओ। जो जानकारी देनी है दो, कुछ पता चला तो बता देंगे। भैया जी, हम आपसे पहले ही बोले थे
बड़के भैया को लेके आना चाहिए था। चुप है। ठीक है दरोगा जी, आज हम तबाह में बैठे हैं और हमारी जल रही है, तो खेल लेते हैं आपका तरीका से 2020। लिखो भाई, ये रिपोर्ट लिखो हमारी। हमारे पिताजी गए थे डॉक्टर के पास जोड़ों का दर्द दिखाने, और फिर रास्ते में कैला माता के मंदिर रुके, और तब से उनका कोई खबर नहीं है। लिखा दिए दरोगा जी। कागज पर दस्तखत करो, कुछ पता चला तो बता दिया जाएगा। ये अंबरनाथ सीतापुर गांव का है ना सर? कितनी दूर है यहाँ से? सर तकरीबन 20 किलोमीटर। लेकिन सर जैसा इसने बताया उस हिसाब से तो लगता है कि उसे किसी ने उठा लिया। लेकिन सर इस इलाके में अंबरनाथ को उठाने की हिम्मत, बात कुछ हजम नहीं हुई सर। सर या तो ये कोई बाहर का इंसान है या फिर कोई पागल, या फिर कोई उससे भी ज्यादा पहुंच वाला। हाँ साहब, अंबरनाथ जी आए थे करीबन शाम को 5 बजे, माता जी का दर्शन किए और मंदिर का चंदा भी दिया, उसके बाद चले गए। कोई और था जिसने उनसे बात की हो या आकर मिला हो? नहीं साहब, वो तो सीधे आए, दर्शन किए और अपनी गाड़ी में बैठ के निकल लिए। ठीक है, मतलब ये बात तो पक्की है कि अंबरनाथ 5 के आसपास में मंदिर आया था। सुनो जी साहब। ठाकुर अंबरनाथ को जानते हो? हाँ साहब, जानता है। कल यहाँ आए थे? हाँ साहब, कल आए थे। जाते समय किस तरफ गए थे, देखा था? नहीं साहब, हमने तो ये नहीं देखा, लेकिन साहब यही सवाल कल एक लड़का कर रहा था। भैया, अंबरनाथ ठाकुर को देखा क्या? मंदिर से निकल के कहाँ गए? अरे नहीं भैया, हम तो अपने ही काम में। शक्ल पहचान पाओगे? नहीं साहब, शक्ल नहीं पहचान पाएंगे उसका। उम्र कितनी थी? साहब ये तो नहीं पता, लेकिन कम उम्र का था सबको। मालिश कर रहे हैं या मतलब निकाल रहे हैं? अब भला तुम्हारी इस हालत में क्या मतलब निकालेंगे हम? अरे तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो। तुम बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोड़िए आप, छोड़िए। आप हमारे पति हैं, इस तरह से पैर छुएंगे तो पाप पड़ेगा हमें। वाह, जब तक खाना नहीं खाएगा तब तक बड़ा कैसे होगा, है ना? बोलो बोलो, तुम बोलो। देखो ये सब कितनी बड़ी बड़ी हो गए, है ना? और जब बबुआ खाना खाएगा तो इतना आज तो तुम हमारी रानी हो और हम हैं तुम्हारे गुलाम। और ये है हमारा मुन्ना, हमारा बेटा, हमारा राजकुमार। क्यों? बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी, बाबूजी आ गए। अरे बाबूजी, बाबूजी, अरे कहाँ हो गया आपको? कहाँ चले गए थे? हट! अरे बाबूजी सुनिए तो। कमीने, हमें मरवाने की कोशिश की तूने? अरे क्या हुआ है? अरे इसी ने उठवाया था हमें। 5 दिन तक एक काल कुठरिया में बंद करके रखा और क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। साला हमारी परछाई तक पर पांव रखने को डरता है हर कोई। हमको अरे पगला गए क्या? अरे पगला तो तू गया है। इसकी गोरी चमड़ी ने अंधा कर दिया तुझे। अरे तुमको बाप की हालत नहीं दिखती क्या? सोच जरा, 5 दिन तक हम कहाँ थे? बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम कहाँ थे आप। प्रोग्राम ज्यादा हो गया तो थकान चढ़ गई आपके दिमाग के अंदर, समझे? इतनी बार बोले हैं हम कि उछल कूद अपनी उम्र के हिसाब से किया कीजिए, लेकिन ये बात दिमाग में घुसती नहीं है आपके। अम्मा, लेके जाओ इन्हें। दर्द हो रहा है। तो तुम, अरे तुम लोगों की वजह से साला हमारी जान को कभी कुछ हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कहता हूँ चलो। बाबूजी, हल्दी का दूध पीजिए, जख्म जल्दी भर जाएगा। कुत्ता, तो बोला था ना जलना नहीं चाहिए। चल उठा तेरा सामान, भाग यहाँ से। अब बाबूजी दवा लगेगा तो जलेगा ना। बे, हंसी की बात लग रही तुमको? एक काम तो तुमसे होता नहीं, निकम्मा कहीं का। और तू समझा दे अपने बड़े बेटे को, उस औरत के चक्कर में घन चक्कर हुआ जा रहा है, जैसे हाड़ मास का नहीं, सोने का बच्चा जन्ने जा रही चुड़ैल। आपके बेटे ने आपके गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी, कहाँ थे 6 दिन से आप? दरोगा जी,
ये सब बात ना आप उस संध्या से वो क्या है दरोगा साहब, हमें कुछ याद नहीं है। तो पिछले 1 हफ्ते से हमारी याददाश्त जो है चली गई है। संध्या कौन है जिसका नाम लिया अभी? वो किसी का भी नाम ले, हम कह रहे हैं ना हमें याद नहीं। और ये चोटें ये कैसे लगी? अभी तो बता दिए, हमें कुछ याद नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी याद आ जाए, आपके लिए अच्छा होगा। अबे दिमाग सटिया गया का? वो संध्या का नाम लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन बाबूजी हुए तो उसने जो किया सो ठीक किया। ये पुलिस वाला को हम बता देंगे कि संध्या ने हमें मरवाने की कोशिश की। तो ये भी बताना पड़ेगा क्यों मरवाने की कोशिश की। वो बात अगर पुलिस वालों को मालूम पड़ गई तो शिकारी कुत्ता का तरह हमारा पीछे पड़ेगा। खाली हमारा नहीं, हम सबका। सफेद झूठ बोल रहा है। क्या फर्क पड़ता है सर? उसकी मिसिंग कंप्लेंट थी, अब वापस आ गई। केस क्लोज कर देते हैं सर। तुम समझ नहीं रहे हो शर्मा, अंबरनाथ के साथ कुछ हुआ है जिसे वो छुपा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो खुद बदला लेने के मूड में है, यानी कि कोई बड़ा क्राइम हो सकता है। दरवाजा तो बंद किया कर। बिल्कुल पगली है तू। हमने संध्या के लिए बहुत सारा अचार बनाया था, तुम थोड़ा सा चख के बताओ कैसा है। बाप रे, दबा कर खट्टा बनाया है, लेकिन उसको मजा आएगा। अच्छा लगेगा ना? आज शाम को देना उसे खाने में। तो कितने दिनों से ना ही नहीं है। जाकर ना अभी के अभी देख ले, अब के बार अगर मार खाई ना तो हम बचा नहीं पाएंगे। बोल दे रहे ऐसे मार खाएगी? हाँ, ऐसे मार खाएगी। अब अगर पिटना नहीं है ना तो जाकर ना। अंबरनाथ का इलाज करने गए थे ना तुम, क्या लगता है तुम्हें उसे वो चोटें कैसे लगी? साहब मुझे मत घसीटिए इसमें, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे साहब। हम तुम्हें छोड़ देंगे? इन्फॉर्मेशन छुपाने के जुर्म का चार्ज लगाऊं अभी? चलो लेके चलो। नहीं साहब, उन्होंने खुद से कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ घाव गहरे थे, कुछ कटने के, कुछ जलने के, कुछ मार पिटाई के। सर ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसको मारने के लिए नहीं, सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया हो। ठीक है, ऐसा कौन हो सकता है जिसने अंबरनाथ जैसे भेड़िए पर पंजे मारने की हिम्मत की? आराम से है। आज की कहानी उस जगह की है जहां औरतों को आगे बढ़ने या अपने समानता के अधिकार के लिए ही नहीं, बल्कि पैदा होने और जिंदा रहने तक के लिए मर्दों से संघर्ष करना पड़ता है, और वो भी रोज। हे संध्या, देख फूलो तुम्हारे लिए कुछ लाई है। हम जानते हैं, अचार लाई है वो। इधर आ, कितना ख्याल रखती है हमारा। अचार लाई है ना, ला दे तो देखूं कैसा बना है। अरे क्या किया ये? दिखाई नहीं देता तुझे? क्या करे आप, गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं किया इसने। लेकिन कुर्ता तो मेरा शहीद हो गया ना। एक तो पगली और एक विधवा, भैया मर गए और इस मनहूस को यहाँ छोड़ गए। जी करता है दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। ये घर हमारा है, जब तक हम जिंदा है इस घर से कोई नहीं जाएगा। क्या घूर क्या रहा है, हमें मार डालेगा? चल बैठ, चुपचाप खाना खा। अरे हमने कहा ना, अरे ये अंबरनाथ जी की जबान है। पानी को गिरो, वहाँ कोई मारो उसको। दरोगा, चल जल्दी से हमें अंदर कर दे। चल। क्या बदतमीजी है ये? तेरे कानून के हिसाब से जो चार्ज वारज लगाना है बाद में लगा लेना, पहले हमें अंदर कर देना। लगता है होश में नहीं हो, और अगर मजाक के मूड में हो तो याद दिला दूं कि कानून से मजाक करना बहुत महंगा पड़ सकता है। मजाक कर रहे हैं? मजाक कर। अंदर डालो इसे। जाओ मिठाई लेके आओ, बाप बने वहाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हो, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। क्या कहा तुमने? लड़की हुई है हमको? अरे लड़की कैसे हो सकती है? वो सोनोग्राफी में तो कहा था कि लड़का होगा।
चिड़िया ना चू चू कर रही थी तो हमने इसका पालना हिला दिया, चुप हो गई। देखो बोलो, कहाँ जाते? यहाँ रुकेगी मेरे साथ? हमें बहुत डर लग रहा है। सर इसकी गाड़ी यहाँ पास ही में है, हो सकता है यहाँ पे खुद आया हो, शायद किसी से मिलने। एक काम करो, आसपास का पूरा इलाका छानो, देखो क्या मिलता है। सर पर चोट के निशान भी, हो सकता है किसी ने पहले हमला किया हो और उसके बाद लटकाया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, सारा मामला रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। अरे लड़की कैसे हो सकती है? वो सोनोग्राफी में तो कहा था कि लड़का होगा। सर नरेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर मौत की वजह है सर पे चोट, फांसी नहीं। सर जख्म में से मिट्टी और पत्थर के कुछ छोटे टुकड़े मिले, हो सकता है मारने वाले ने पीछे से बड़े पत्थर से वार किया हो। अगर कातिल ने इसे पहले ही मार दिया था तो इतनी मेहनत करके फांसी पर क्यों लटकाया? सर हो सकता है कातिल लाश लटका के सबको दिखाना चाहता हो या फिर किसी खास इंसान को कोई मैसेज देना चाहता हो। मैसेज? सर ये अंबरनाथ जी की जमानत के कागज, हम उन्हें लेने आए। बात समझ नहीं आ रही शर्मा। पहले अंबरनाथ किडनैप होता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, जिसके तुरंत बाद वो अपनी जमानत करवा लेता है। सर दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे और ये बात पूरा गांव जानता है। मतलब ये हो सकता है कि अंबरनाथ की किडनैपिंग और उस पर हुए जानलेवा हमलों में उसके अपने बेटे का हाथ हो और बेटे की मौत में खुद बाप का। उसने अपने आप को अरेस्ट इसलिए करवाया ताकि कोई उस पर शक न करे। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि कोई तीसरा, जिसकी अंबरनाथ और उसके परिवार से दुश्मनी थी, जो अंबरनाथ को मारने में नाकाम रहा लेकिन उसके बेटे को मारने में सफल हो गया। अगर ऐसा है सर तो फिर बाकी फैमिली मेंबर्स पे भी हमले का खतरा है, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा सर। सिर्फ हमारे अलर्ट रहने से कुछ नहीं होगा शर्मा। बात है अंबरनाथ के परिवार और उसके कॉर्पोरेशन की, जो मेरे ख्याल से हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। पता करो ये नरेंद्र अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहने की बजाय जंगल में क्या कर रहा था? सर मैंने पता लगाया था सर, वो तो अपनी बच्ची की शक्ल देखे बिना वहां से चला गया था। चला गया था? कहाँ और क्यों? सर सोनोग्राफी सेंटर जाने का कह के गया था। वहां उसे बोला गया था कि संध्या के पेट में लड़का है, लेकिन हो गई लड़की। बस इसी गुस्से में वहां से निकल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का समय क्या बताया है? सर तकरीबन 7 से 8। इतना तो आपको पता ही होगा कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। आपका क्लिनिक भी बंद होगा और जेल भी जाएंगी। सर मुझे उनकी पत्नी ने ही कहा था झूठा रिजल्ट बताने के लिए। क्यों? सर उन्होंने कहा था कि अगर बच्ची के घर वालों को सही रिपोर्ट के बारे में पता चल गया तो वो बच्ची को जान से मार देंगे सर। मैंने तो बस बच्ची को बचाने के लिए ऐसा किया था सर। सर संध्या ने कहा कि एक बार बच्ची पैदा हो जाएगी तो उसे बचाने का वो दूसरा रास्ता कोई ना कोई जरूर ढूंढ लेगी। बाबूजी मत मारिए, छोड़िए, मत मारिए हमें। बहुत हिसाब बाकी है मेरा, आज सारा चुकता कर देता हूँ। तेरे पीछे हथेली लगाने वाला तो मर गया, अब देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। अम्मा, बाबूजी मत मारिए हमें। शर्मा बात अजीब है और मुश्किल भी लगती है, मगर हो सकता है कि इस सारे किस्से के पीछे नरेंद्र की बीवी संध्या का ही हाथ हो सकता है। अपनी और अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए संध्या ने ही ये सब खेल खेला हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो अंबरनाथ की रिहाई के बाद अगली विक्टिम वही हो। लेकिन जिस सफाई से अंबरनाथ पर हमले किए गए और उसके बाद नरेंद्र को मौत के घाट उतारा गया, ये तो पक्का है कि वो घर का ही कोई आदमी है। सर क्राइम साइट को दोबारा जांच करने के बाद तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सर जहां से गाड़ी मिली थी वहीं कुछ ही दूर पर हमें ये पायल मिली। और नरेंद्र के बारे में कोई और खबर? सर हमने पता लगाया, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते हुए नरेंद्र को किसी ने नहीं देखा, ना ही किसी से मिलते हुए। पायल के डिजाइन को गौर से देखो शर्मा, काफी बारीक कारीगरी है और महंगी भी लग रही है। आसपास ज्यादा सुनार नहीं होंगे जो ऐसा काम करते हैं। मैं पता लगाता हूँ। सर हमने उस ज्वेलर का पता लगाया। सर उस ज्वेलर ने हमें बताया कि ये पायल उसने संध्या के लिए बनाई थी। संध्या?
लेकिन जब नरेंद्र का खून हुआ तब संध्या अपनी बच्ची के साथ हॉस्पिटल में थी। घर के बाकी लोग भी उसके साथ थे। फिर संध्या वहां पर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मर्डर संध्या ने खुद ना करके किसी से करवाया हो। सर उस घर की औरतों के पास ज्यादा पैसे तो होते नहीं है, तो हो सकता है उसने अपने जेवर उसे दिए हो और कातिल से अनजाने में वो पायल उन जेवरों से गिर गई हो। मतलब ये कि हो सकता है खुद के विधवा होने में शायद इस संध्या का ही हाथ हो। अब तो इससे मिलना पड़ेगा। हमें आपकी बहू संध्या से बात करनी है, बुलाइए उसको। लेकिन हमारे घर की बहुएं पराये मर्दों से बात नहीं करती, ये हमारा कानून है। जिस जमीन पर आपका घर खड़ा है ना, वहां सिर्फ एक कानून चलता है और उसकी इजाजत हम लेकर आए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर संध्या से पूछताछ करने के लिए। सर संध्या अंदर नहीं है। आसपास सब जगह देखो। ओके सर। सर कहीं नहीं मिली। हो गई आपकी छानबीन? जयराम जी की। सर मुझे लगता है इन लोगों को भी संध्या के बारे में शक हो गया है और इस वजह से इन लोगों ने उसको गायब करवा दिया। सर घर वालों में से तो कोई मुंह खोलेगा नहीं। बाहर वालों से पूछताछ करो। इनके आदमियों को उठाओ और तब तक तोड़ो जब तक कि वो बता नहीं देते कि संध्या के साथ क्या हुआ है। ओके सर। पुलिस को लग रहा था कि हत्यारा जो भी था, इस हत्या के पीछे उसका मकसद था नरेंद्र के परिवार वालों को एक मैसेज, एक संदेश देना। लेकिन वो संदेश क्या था, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बतो। अरे क्या हुआ तुमको? अरे पानी लेके आओ। खून कैसे है रे? अरे बाबूजी इसका तो कोई जिब्बे काट दिया है। किसने किया ये? पहचान सकते हो? मतलब कोई जान पहचान वाला था? औरत? घर की कोई औरत? रागिनी? संध्या? संध्या ने काटी तुम्हारी जुबान? अकेले या उसके साथ कोई और भी था? फूल? मतलब संध्या और फूलों ने मंदिर में शादी की और तुम्हारी जुबान काट दी क्योंकि तुमने उन्हें देख लिया था। सच बोल रहे हो या किसी के कहने पर कहानी बना रहे हो? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा कुछ संध्या और फूलों ने मिलके किया हो अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए? अगर ऐसा है भी तो नरेंद्र के मरने की बात तो समझ में आती है, लेकिन अंबरनाथ को किडनैप करके टॉर्चर करना और फिर उस पर हमले करवाना, कुछ कनेक्शन नहीं बनता। सर मुझे तो फूलों के पागलपन पे भी शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाटक कर रही थी? अब जो भी सच है वो सिर्फ संध्या और फूलों ही बता सकते हैं। ये दोनों मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आसपास के गांव के सभी खबरियों को अलर्ट कर दो और हर उस जगह पता करो जहां ये दोनों जा सकते हैं। ओके सर। ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी संध्या। पूरा जिला छान मारो, जहां कहीं भी दिखे उसे घसीट के हमारे सामने लेके आना। बच्ची को छुपाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन अपने मायके नहीं जाएगी, क्योंकि वो जानती है हम पहले उसके मायके में जाके ढूंढेंगे। जरूर अनजान लोगों से मदद मांगेगी। तो आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से 1 महीने की कम उम्र की जितनी भी बच्चियां हैं उन्हें पकड़ के मारना शुरू करो। जाओ, खाली हाथ मत लौटना। सुना है तोरे लड़की के बच्ची हुआ है? हाँ? हम बड़े मारी से गद्दारी करेंगे। बड़े मारी बिटिया से बढ़ के हमारे लिए। हमारा विश्वास करो, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ठीक है चला। मर गया ना बच्चा। अब पूरे गांव में ढिंडोरा पीटो और यह बोलो कि तुम्हारा बच्चा मर गया। और तब तक हर बच्चा मारे गए जब तक संध्या और उसकी बच्ची नहीं मिल जाती। समझे? ये कहानी और खूनी होती जा रही थी और राज और गहरा। संध्या और उसकी मासूम बेटी गायब थे, लेकिन पुलिस को शक था कि उनकी गुमशुदगी के पीछे उसका अपना परिवार है। इन गांव वालों की खामोशी ने पुलिस को हताश जरूर किया था, लेकिन पुलिस इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थी।
और अब इस केस की बागडोर उस इलाके के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने खुद अपने हाथ में ले ली और आगे बढ़ने और मासूम बच्चों की हत्याओं को रोकने के लिए दूसरे रास्तों को ढूंढने की तैयारी शुरू की गई। सर कुल 4 बच्चियों को मारा गया है जिन्हें पैदा हुए महीना भर भी नहीं हुआ था। कोई 15 दिन पहले, कोई हफ्ता भर और 2 तो कुछ घंटे पहले ही पैदा हुई थी। तुमने ये बताया कि जिस वक्त ठाकुर का किडनैप हुआ था उस वक्त संध्या और फूलू दोनों घर पर ही थी। सर अगर ये हमारे सस्पेक्ट्स हैं, इनकी कोई मदद कर रहा है, कोई बाहर वाला जिसका इनके अतीत के साथ कोई रिश्ता जरूर है। सही कह रहे हैं सर, हो सकता है सर। फूलों का परिवार नहीं है तो मुश्किल होगी। संध्या की माँ से बात करो, पता करो कि संध्या के अतीत में ऐसा कौन सा आदमी है जो उसके लिए इतना कुछ कर सके। सर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस सब के पीछे संध्या का कोई अपना नहीं बल्कि अंबरनाथ सिंह का कोई दुश्मन, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई जानबूझकर संध्या और फूलों को फंसा रहा है ताकि खुद बच सके। हो सकता है। तो तुम क्या करने वाले हो? सर फिलहाल तो मैं अंबरनाथ सिंह के गुंडों के पीछे ही लगना चाहता हूँ जो अभी भी घूम घूम कर नवजात बच्चियों को मार रहे हैं ताकि उन बच्चियों की जान बच सके। ठीक है, तुम लोग अंबरनाथ के घर पर रेड डालो, वहाँ पे कोई भी गैरकानूनी चीज़ मिले उसे जब्त करो। ऑर्डर्स मैं निकलवाता हूँ। सर सर सारे हथियार लाइसेंसी है। हो गई तसल्ली? ये हथियार भी असली है, कागज भी असली है। तसल्ली तो तब होगी जब तुम्हें अंदर करूँगा, क्योंकि अब से तुम पर, तुम्हारे हर आदमी पर, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रहेगी हमारी। एक गलत दांव तुम गए काम से। चलो। हेलो संध्या बिटिया, हाँ कैसी है तुम? हम ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। स्टॉप। सर संध्या ने अभी अभी अपनी माँ से बात की इस नंबर से, किसी पीसीओ का है। फौरन टीम भेजो। सर रघु, सर मैं फूलों के बारे में सोच रहा था। संध्या के पास तो अजय है, वो इस घर की बहू है, नरेंद्र की बीवी थी। अगर उसे छुटकारा पाना चाहती होगी तो मर्डर करा दिया होगा। पर फूलों के पास कोई वजह नजर नहीं आ रही। सर फूलो उस घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी, गांव वालों से भी कोई बातचीत नहीं होती थी उसके बारे में उस घर के लोगों के अलावा और कोई कुछ नहीं जानता। वो लोग हमें बताने से रहे। घर के मर्द अगर कुछ नहीं बता रहे तो शायद औरतों से पता चले। फूलो अनाथ थी जो हमारे घर नौकरानी बनकर आई थी बरसों पहले। जब तक वो बच्ची थी तब तक तो सब ठीक था, फिर जैसे ही वो जवान होती चली गई, मेरे पति और मेरे बेटे नरेंद्र की नजर उसकी जवानी टटोलने लगी और फिर एक दिन उन्होंने उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी मैं आवाज नहीं उठा पाई उसके खिलाफ। और फिर एक दिन का ये किस्सा रोज रोज का नियम बन गया। दिन में 2-2 बार, कभी कभी 10 बार। इसी के चलते वो वैसी बन गई जैसे आज है। फिर एक अजीबी तरीके से फूलो हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। उसने आज तक जो सहा है ना सर, कोई और होता तो पगला जाता, ये भी पगला गई। क्या कर रही हो? ये वो राज है जो सब जानते हैं पर जुबान पे लाने की हिम्मत किसी में नहीं। ये पायल पहचानती हैं? ये पायल तो संध्या की है, लेकिन ये पायल संध्या के पास नहीं थी। उसने ये पायल फूलों को दी थी। इस लड़के को पहचानते हो? हाँ सब पहचानते हैं इसको, हमारे यहाँ फ़ोन करने आती है कभी कभी। कहाँ रहती है मालूम है? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन इसी मोहल्ले में कहीं रहती है। एक काम करो, पूरा एरिया छान मारो। यस सर। एक एक घर चेक करो, पता लगा वो लड़की कहाँ रहती है। ओके सर। ठीक है? ओके। ये सुनो, इस लड़की को देखा है? नहीं सर। ठीक है, कुछ लोग बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हाथ में फोटो लेकर। हमें तो लगता है पुलिस वाले हैं। अब बताओ क्या करना है? पहले भी 2 बार हम मां बन चुके थे, पर हमारा बच्चा गिरवा दिया था क्योंकि वो लड़कियां थी।
तीसरी बार हम ये सब नहीं झेलना चाहते थे। हमें बच्चे को जन्म देना था, इसलिए अपना मुंह बोला भाई की मदद से हम अपना ससुर अमरनाथ को उठवाए। क्या दुश्मनी है हमारे साथ? संध्या, उसी के कहने पर विशेष पूजा हो रही है तुम्हारी। भूलना मत, उसके सामने नजर झुका के रखना। साहब, हमने 6 दिन अमरनाथ को मारा पीटा ताकि उसे सबक मिले और उसके दिल में डर बैठ जाए बस। ताकि उसको ये ना लगे कि वो अकेला ही इस जंगल का शेर है। हम तो उसकी आंख में निकलवाना चाहते थे। एक टांग भी काटने को बोला था दीदी ने। तो बाकी सारे लोग भी हमसे डर जाते और सब सीधा हो जाते, पर वो पहले ही वहां से भाग गया। इसलिए तुमने उस पर कई बार गोलियां भी चलवाई। हमने कोई गोली नहीं चलाई सर, हमारे पास तो बंदूक भी नहीं है। हमारी तो खुद की जान पे आई हुई थी। वहां से भागने के बाद हम अपना मुंह बुला भाई के घर में छुप कर रहने लगे। हमें अपनी बच्चे की जान बचानी थी साहब। और तुम्हारी और फूलों की शादी, उसकी क्या कहानी है? क्या? फूलों और हमारी शादी? ऐसा भी कभी होता है क्या? फूलों ने तो हमें सिर्फ वहां से भागने में मदद की थी साहब, उसके बाद हमें उसे आज तक नहीं देखा। लेकिन तुम फूलों के करीब जरूर थी। क्या लगता है तुम्हें, क्या अंबरनाथ पर गोली चलाने में फूलों शामिल है? साहब, वो खुद को ही नहीं संभाल पाती थी, दूसरों को क्या गोली मारेगी साहब। जिस जगह नरेंद्र की लाश मिली है वहां से हमें वो पायल मिली जो तुमने उसे दी थी। हो सकता है पहले कहीं गिर गई होगी। फूलों की तो आदत ही थी यहाँ वहाँ भटकने की साहब। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो गायब क्यों है वो? कहाँ है? हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में साहब। साहब, कहीं उन लोगों ने उसके साथ? वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है तुम यहीं रहोगी हमारी कस्टडी में, अमरनाथ को किडनैप और टॉर्चर करने के जुर्म में। और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, छुपना नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो साहब, मेरी बच्ची तुम्हारे साथ ही रहेगी। अगर संध्या सच बोल रही है तो नत्थू झूठ क्यों बोल रहे हैं? और उसकी जीप किसने काटी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नत्थू और फूलो आपस में मिले हुए हों? फूलो पागल होने का नाटक कर रही हो, मौके की तलाश में हो। नरेंद्र और अंबरनाथ ने उसके साथ जो किया शायद उसका बदला लेना चाहती हो। सर, अगर ऐसा है तो ये काम वो अकेले नहीं कर सकते। इस तरह से अगर सोचा जाए तो कोई ना कोई तो उसकी मदद कर रहा था, या तो नत्थू या फिर कोई और। हाँ शर्मा, क्या? ठीक है सर, सीतापुर के पास एक सड़ी हुई लाश मिली है। ओह माय गॉड, एक और लाश। पता करो किसकी है एंड कीप मी अपडेटेड। सर लाश उधर है सर। नत्थू ने हमें जो कुछ बोला था वो सब कुछ झूठ था। बात करनी पड़ेगी इससे। तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? मतलब संध्या झूठ बोल रही है। फूलों को उसी ने मारा है, नरेंद्र को भी उसी ने मारा है, और अंबरनाथ पर जो गोलियां चली वो भी संध्या ने चलवाई थी। कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि कातिल इनमें से कोई एक है। लेकिन सर वो कौन है पता कैसे चलेगा? आगे कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। हम नत्थू को लेने आए, भेज दो उसे। नत्थू हमारा क्राइम सस्पेक्ट है, उसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोई सबूत है आपके पास? आप ऐसे ही किसी को नहीं उठा सकते। असली गुनहगार तो वो संध्या है, लेकिन आप लोग उसके जाल में उसी तरह फंसते जा रहे हो जैसे मेरा बेटा फंसा था। आपके गले में जो छल्ला है ये असली बंदूक की गोली का है? हाँ जी, असली है। हम पे चलाई गई थी, वही मिला हमें। अब किसने चलाया वो पता करेंगे और लौटा देंगे उसे। तो आपने ये छल्ला पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? इससे पता लगाया जा सकता था ना कि ये गोली किसके हाथों चली है। इतना सारा खून खराबा रोका जा सकता था। लाइए इसे मेरे हवाले कीजिए। सर तो शूटर पकड़े गए हैं, पूछताछ किया पर वो कुछ बता नहीं रहे। हो सकता है उनका इस केस से कोई कनेक्शन हो। उठो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। चुप, बंदूक के साथ पकड़े गए ना तुम लोग। और ये देखो गोली भी मिल चुकी है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे पता लगाने में कि ये बंदूक किसकी थी। और फिर सोच लो, एक आदमी पर गोली चली है और 2 लोगों का मर्डर हुआ है। किसने किया मर्डर? सर हमें नहीं मालूम सर, हमने सिर्फ गोली चलाई थी अमरनाथ पे सर। किसके कहने पे गोली चलाई थी? किसके कहने पे गोली चलाई? सर शैलेंद्र। इस गोली पे हमने अपने पिताजी का नाम लिखा था साहब, लेकिन जहां तक पहुंचना था कम वक्त पहुंच नहीं पाई। 2 बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहे।
लेकिन क्यों क्यों मारना चाहते थे अपने ही बाप को? सब कुछ के लिए, जो भी उनके पास है सब कुछ चाहिए था हमको, लेकिन कहाँ भाव देते हैं हमको, सबके सामने मजाक उड़ाते हैं हमारा। बे हंसी की बात लग रही तुमको? एक काम तो तुमसे होता नहीं, निकम्मा कहीं का। लेकिन अंबरनाथ को मारने में तुम असफल रहे, इसलिए नरेंद्र को मार दिया। कैसे मारा उसे? क्या बात कर रहे हैं साहब, हम काहे मारेंगे उनको? क्या भला हो जाएगा हमारा? पिताजी तो फिर भी जिंदा रहेंगे ना। सर, नरेंद्र के भाई शैलेंद्र और संध्या के भाई रोहित दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। लगता है दोनों ही सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मरा शैलेंद्र अपने घर में ही था, पड़ोसियों ने भी उसे देखा, और रोहित की लोकेशन उस जगह के आसपास कहीं भी नहीं है जहां नरेंद्र की हत्या हुई थी। अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं, इसका मतलब अब सिर्फ नत्थू बचा है, जिसकी बातों का सच होने का कोई सबूत नहीं हमारे पास। अब वक्त आ गया है कि उससे हम अपने ढंग से सवाल जवाब करेंगे। हमें पता चल चुका है कि तुझे लिखना पढ़ना भी आता है। ये इशारे करना बंद कर, चल पेन पेपर ले और सारी कहानी सच्ची सच्ची लिख, वरना में और भी तरीके आते हैं सच गुलवाने के। चल लिख। हम बचपन से चाहते थे फूलों को। 15 सालों से उस घर में उसके साथ जो कुछ हुआ है सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। डर भी लगता था अंबर से। उसने और उसके बेटों ने तनातनी होने लगी तो लगा कि इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमें पता था कि नरेंद्र की लाश देखेगी तो बहुत खुशी मिलेगी फूलों को। फिर जिस दिन फूलों ने संध्या की भागने में मदद की, हम भी उसके पीछे पीछे गए। काहे घबरा रही है? हम ही तो हैं। फूलो, तुमको एक बात बताएं, किसी से कहोगी तो नहीं? वो नरेंद्र है ना, को हमने मारा है। ताकि किसके लिए? तुम्हारे लिए। फूलों की लाश गांव के बाहर फेंक दी। संध्या और फूलों की शादी का झूठा किस्सा सोचा। फूलों तो मर ही चुकी थी और संध्या भी भाग गई थी। कोई नहीं था जो सच बताता, और लगा कि अगर संध्या पकड़ी भी गई तो सब हमारा भरोसा करेंगे। कोई नहीं मानेगा कि हमने खुद अपनी जीभ काटी है और हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जानते हो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी किस्सा किसी अपराधी के खत्म होने के बाद ही खत्म होता है। और चाहे वो कोई भी किस्सा कितना भी लंबा क्यों ना खिंच जाए, खत्म होता जरूर है। और इस तरह इस जुर्म की कहानी का अंत हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक नरेंद्र की मौत से या एक अंबरनाथ को सजा देने से इस समाज में या किसी भी समाज में क्या महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव आ सकता है? जब एक माँ अपने बच्चे के सामने अपने पति के जुल्म या ज्यादती को सहती है तो वो अपने बच्चे को ये सिखा रही होती है कि एक औरत होने के नाते खामोश रहना उसका फर्ज है और जुल्म करना पुरुष का हक। और ये सब देखते हुए जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अगर वो लड़का होता है तो वो जुल्म करता है, और अगर वो लड़की होती है तो वो जुल्म सहती है। और ये किस्सा, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। एक मर्द को कभी उसके हक के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती, और ना ही एक औरत को उसके फर्ज के बारे में। इसलिए अब अपने बेटे को उसके फर्ज को निभाना सिखाएं और अपनी बेटी को अपने हक की रक्षा करना। बदलाव आकर ही रहेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।